युद्ध अब रूस के दरवाजे तक पहुंच चुका है और ये दावा किसी पश्चिमी मीडिया का नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है, यूक्रेन अब रूस के अंदर 900 किलोमीटर दूर तक लंबी दूरी के हमले कर रहा है। रूस का एक बेहद ऐतिहासिक शहर यारोस्लाव, जो मॉस्को के उत्तर पूर्व में करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है, रूस के हमलों के बाद जलने लगा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों से तेल ठिकानों में आग धधक गई है। मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर तुला इलाके में एजोड प्लांट, जो रूस के विस्फोटक बनाने में अहम हिस्सा माना जाता है, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इसे भी धमाके में उड़ा दिया है। रूस के अंदर 28 इलाकों में एयर रेड अलर्ट बज रहा है। रूस के एयरपोर्ट पर उड़ानों में इन हमलों का असर दिख रहा है। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन ने मिलिट्री लॉजिस्टिक पर हमले का दावा किया है। ज़ेलेंस्की का साफ संदेश है, अगर रूस युद्ध खत्म नहीं करेगा तो युद्ध वहीं लौटेगा जहां से शुरू हुआ था। लेकिन यही वो दावा है जिसने क्रेमलिन से लेकर पूरे यूरोप तक अब बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच कौन जीत रहा है, बल्कि सवाल तो अब ये है कि क्या ये युद्ध पूरे यूरोप का युद्ध बनने जा रहा है और क्या पुतिन सचमुच मान चुके हैं कि अब यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा। Масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических структур, о реализации проектов, направленных на запуск. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары. 4 साल से जारी इस युद्ध में हजारों मिसाइल हमले हुए, लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई और अब रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ कीव और मॉस्को नहीं बल्कि पूरा यूरोप दांव पर लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रेमलिन ने एक नया संदेश दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन को पूरा भरोसा है कि यूक्रेन अब रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, अब इस युद्ध को आगे यूरोप को लड़ना होगा। सवाल ऐसे में ये है, क्या यूक्रेन का युद्ध अब यूरोप का युद्ध बनने जा रहा है? क्या पुतिन की सेना निर्णायक बढ़त बना रही है और क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ती चली जा रही है? І усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні, з нашого боку, не буде жодних... रूस की रणनीति बदल चुकी है। अब सिर्फ टैंक नहीं बल्कि हजारों ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और लगातार एयर स्ट्राइक यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही हैं। मॉस्को की कोशिश बिल्कुल साफ है, यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका दो, उसके हथियार खत्म कर दो और धीरे धीरे उसकी लड़ने की क्षमता को ही तोड़ कर रख दो। पुतिन को भरोसा है कि समय रूस के साथ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है सैनिकों की कमी, हथियारों की कमी और लगातार बढ़ता दबाव भी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप से अब ज्यादा मदद मांग रहे हैं, लेकिन अब मदद की मांग के आगे बढ़कर उन्होंने यूरोप को चेतावनी दे दी है कि अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल रूस की मिसाइलों के सामने यूरोप खड़ा होगा। यहीं से शुरू होता है युद्ध का दूसरा एंगल। क्या नेटो सीधे मैदान में उतरेगा? क्या यूरोप अपने सैनिक भेजेगा? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अपनी सेनाओं को भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल मॉस्को में भी चिंता पैदा कर रहा है। पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं, अगर नेटो सीधे युद्ध में आया तो टकराव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, यानी दुनिया फिर उस शब्द को सुन रही है जिससे हर कोई डरता है। तीसरा विश्व युद्ध तय हो चुका है।
लेकिन कहानी में एक नया किरदार भी है, डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जो बार बार कह चुके हैं ये युद्ध खत्म होना चाहिए। अमेरिका हमेशा यूक्रेन के लिए पैसे नहीं बहा सकता। यानी वॉशिंगटन का मूड बदलता दिखाई दे रहा है और यही बात जो ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ाती चली जा रही है। इसीलिए यूरोप अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है। हथियार कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं, नई मिसाइलें बन रही है, ड्रोन तैयार हो रहे हैं और रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यूरोप को डर है अगर अमेरिका पीछे हट गया तो रूस के सामने खड़ा कौन होगा। 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े युद्धाभ्यास किए। मार्च को स्ट्रीट फास्ट डार्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर यह एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बाल्टॉफ 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6,000 सैनिक इसमें शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुई नेटो की RAFL 26 नाम की एक्सरसाइज अभी भी जारी है, जो 19 तारीख तक चलेगी। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देशों के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन में एयर ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन रूस भी रुकने वाला नहीं है। रूसी हथियार फैक्ट्रियां रिकॉर्ड उत्पादन कर रही हैं। नई मिसाइलें, नए ड्रोन और नए हमले। पुतिन की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, लंबा युद्ध लड़ो और विरोधियों को थका दो। रूस अब अटैक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विकसित कर रहा है। मतलब ड्रोन के लिए अब एक अलग सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सवाल यही है, क्या यूरोप इस युद्ध में और गहराई तक उतरेगा? क्या नेटो और रूस आमने सामने आएंगे? और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के एक कदम और करीब पहुंच रही है? फिलहाल मॉस्को और कीव के बीच सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी और राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। लेकिन युद्ध के मैदान से आने वाली खबरें कीव की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि रूस ने 2026 की गर्मी में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। डॉनबास से लेकर के सुमाय और खार्किव तक रूसी सेना लगातार दबाव बना रही है और पश्चिम के एक्सपर्ट्स को डर है कि आने वाले महीनों में मॉस्को और बड़े हमले कर सकता है। क्या रूस 2026 में सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या यूक्रेन की नई रक्षा लाइन टूटने वाली है? उधर बेलारूस में रूसी सैनिकों की गतिविधियां नेटो देशों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि रूस ने सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि यूरोप की सीमाओं के आसपास भी अपनी सैन्य मौजूदगी अब और बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा डर परमाणु हथियारों का है। क्रेमलिन कई बार साफ कह चुका है कि अगर रूस की सुरक्षा को बड़ा खतरा महसूस हुआ तो उसके पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है। तो क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या दुनिया फिर से क्यूबा मिसाइल संकट जैसे दौर में पहुंच रही है? पिछले 4 साल से लगातार चल रही ये जंग न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पश्चिमी देशों को भी थका रही है। अरबों डॉलर की मदद, खाली होते हथियारों के भंडार और बढ़ता आर्थिक दबाव अब यूरोप के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर ये युद्ध कितने साल और चलेगा? और अगर शांति नहीं हुई तो क्या आने वाले समय में रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर दुनिया का एक नया और सबसे खतरनाक अध्याय लिखेगी? अब सवाल सिर्फ यूक्रेन के अस्तित्व का नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और दुनिया की कई ताकतों के संतुलन का है।